Hi everyone. So today's topic of our discussion is loop diuretics. So we are continuing another टॉपिक फ्रॉम द डायूरेटिक्स चैप्टर विच इज़ लूप डायूरेटिक्स। एंड अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको भी चैनल पे जाकर देख लेना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस व्हेन देयर विल बी न्यू वीडियो अपलोड। अब चलते हैं हमारे मेन आज के डिस्कशन के ऊपर विच इज़ लूप डायूरेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय लूप डायूरेटिक्स? लूप डायूरेटिक्स का मतलब क्या है कि हम ऑफ हेनले पे काम करने वाले हैं। सो दिस इज आवर नेफ्रॉन एज वी ऑल नो, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे बनाने वाले हैं हम हर चीज़ को, ठीक है। अब हम चलते हैं इस डायग्राम पे। तो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया बट हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा बोमेंस कैप्सूल था, ये हमारा नेफ्रॉन है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल था, फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया हमारा। यहाँ पर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग लिम्ब क्या होती है? थिक होती है, कंपैरेटिव, ठीक है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो अब हम ये जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये इस पोर्शन पे काम करेंगे विच इज़ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो अब हमने साइट ऑफ एक्शन भी जान लिया, अब हमें पता भी लग गया नेफ्रॉन के बारे में। बट हमें ना बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें नहीं पता हैं। हमने जब भी पहले डिस्कशन किया था तो हम थोड़ा सा उसको और कंटिन्यू करेंगे। We'll talk about the nephron here। हमने यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में बात करी है, राइट, वी नो दिस। अब हमने क्या बात करी थी कि जब भी इस पोर्शन के बारे में, जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल वाला पोर्शन है, यहाँ से सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही थी, है ना। रीएब्जॉर्ब कराई थी हमने, बहुत सारे सॉल्यूट्स कराए थे और सारी चीज़ें, सोडियम, वाटर, सारी चीज़ें कराई थी, है ना, अमाइनो एसिड्स तक। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो वो हमने एक वीडियो बना रखी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की और बेसिक्स ऑफ डायूरेटिक्स। तो ये दो वीडियोस हैं, इनको जाके देख लो, फिर इस पे आ जाना ताकि तुमको कनेक्शन समझ में आ जाए, राइट। अब हम आगे चलते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर सॉल्यूट्स भी बाहर जा रहे हैं, रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, और यहाँ पर वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो जो मीडियम रहता है ना इस एरिया में, वो रहता है आइसोटोनिक, ठीक है, कि दोनों चीज़ें सेम अमाउंट में बाहर निकल रही हैं या ऑलमोस्ट बैलेंस आउट कर रही हैं। जब वो डी वाला जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पर क्या एक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जैसे जैसे है ना, यहाँ से वाटर एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है डिसेंडिंग लिम्ब से। तो वो जो ये ल्यूमन वाला पोर्शन है, अब यहाँ पर डिसेंडिंग एरिया के अंदर ल्यूमन वाला पोर्शन क्या होगा कि उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे, सॉल्यूट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और जो बाहर का इंटरस्टिशियम है वहाँ पर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इस वाले जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उस एरिया को हमने क्या बोल दिया है कि इट इज वाटर लीकी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज वाटर लीकी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये वाले पार्ट की हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये वाला एरिया सारा वाटर लीकी हो गया, यहाँ पर सारा लीक हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूट्स ज़्यादा आ रहे थे, तो अगर यहाँ से ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अब दो चीज़ें होंगी। अब एक इसमें से सबसे पहली चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करनी है कि जब ये वाली जो चीज़ है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जाएगी तो वहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे। बट अब ये ज़्यादा सॉल्यूट्स जो है ना वो यहाँ से लीक आउट होते हैं। मतलब जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब, पहली चीज़ थिक, ठीक है। तो थिक जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वहाँ से हमारे जो सॉल्यूट्स हैं वो लीक आउट करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वो एरिया, वो वाला सेगमेंट हमारा जो थिक वाला है, उसको हम बोलते हैं वाटर टाइट। अभी हम सारी चीज़ समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या सारे चैनल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पर अभी बेसिक इतनी बात समझो कि ये वाला जो एरिया है, हमने इसको बोल दिया कि ये वाटर लीकी एरिया है, ठीक है, जो डिसेंडिंग वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया हमारा सारा मीडियम, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ सॉल्यूट्स ज़्यादा हो गए। दिस एरिया पर्टिकुलरली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस एरिया पर्टिकुलरली इज वाटर इम्पर्मिएबल, मतलब ये पानी को बाहर नहीं निकालता है। अब हम समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि हमने ये बात क्या बोली कि कौन कौन से चैनल्स हैं वहाँ पर, हमें ये बात समझ में आ गई। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये वाला
पोर्शन क्या है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ कुछ चैनल्स बनाना चाहूँगी। अब उसको हम जूम इन करके देखेंगे सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। तो अब हम इसे आगे समझते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है दिस इज़ द ल्यूमेन वाला एरिया, और यहाँ पर हमें पता है कि बाहर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब तक हम सारे बेसिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। तो दिस इज़ वन ल्यूमेन और उसके साथ में ये बाइंडिंग उसके सेल्स हैं, ठीक है। तो अब तक हम ये बेसिक जान चुके हैं कि ये वाला जो साइड होता है इसको हम ल्यूमिनल साइड बोलते हैं, और जो ये वाली साइड होती है हम इसको बेसोलेटरल साइड बोलते हैं। अब हमने इतना भी बेसिक जान लिया था कि यहाँ जो बेसोलेटरल साइड होते हैं उस पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं। सारे के सारे बेसोलेटरल्स जो हैं, जितने भी बेसोलेटरल साइड्स होती हैं सेल की, वहाँ पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, जो बेसिक हमें जानना है कि यहाँ पर ये एक्शन क्या हो रहा है, मतलब हमारा जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो काम कैसे करता है, वो या वहाँ से सॉल्यूट्स रीएब्जॉर्ब कैसे होते हैं, ठीक है। मुझे ना थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए था तो मैं सिर्फ एक सेल को जूम इन करके अब दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया, ये एक चैनल है हमारा, हमको पता है ये बेसोलेटरल साइड होती है, तो यहाँ हमारा एक चैनल और मिलेगा जिसे हम सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल बोलते हैं। तो जो मेन हमारा चैनल है ना उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, वो क्या चैनल है। सो दिस इज़ दिस चैनल विच इज़ कॉल्ड एज NKCC ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, राइट। तो ये हमें हमेशा याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर ये NKCC चैनल काम करेगा। अब ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है, ये को ट्रांसपोर्टर है, मतलब ये तीनों चीज़ों को अंदर लेके जाएगा। इट विल टेक इनसाइड सोडियम, इट विल ऑल्सो टेक इनसाइड पोटेशियम एंड साथ में 2 क्लोराइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं इस चीज़ में कि हमें पता है कि बेसोलेटरल साइड पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप्स होते हैं। अब जो ये सोडियम एंटर हुआ सेल में, ये बाहर निकल सकता है आराम से इंटरस्टिशियम में, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। अब हमें इतना भी पता है कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं, उसकी वजह से 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, राइट। अगर ये 2 पोटेशियम अंदर आए, 1 पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो सेल हो गया वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम से भर गया, तो सेल इज़ ओवरलोडेड विद पोटेशियम। अब उसके लिए क्या करा, सेल ने यहाँ पर एक और ट्रांसपोर्टर बनाया जिसको हमने बोल दिया कि इट इज़ ओनली पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करेगा, ये वापस से इस ल्यूमेन के अंदर इस पोटेशियम को भेजने लग जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ये ल्यूमेन होगा हमारा उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पोटेशियम इधर से लीक आउट कर रहा है, राइट, ये वाले चैनल के थ्रू लीक आउट कर रहा है। और अब इस 2 क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं। 2 क्लोराइड का क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक चैनल है जो हमारे क्लोराइड को बाहर भेज रहा है, विच इज़ कॉल्ड एज क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। अब मैंने ये वाली सारी बात समझा दी तुमको, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़े बड़े व्यू पे समझते हैं। बड़े व्यू पे कैसे समझेंगे कि ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, पानी पानी है ना, हमने सारी बात करी है कि पानी होता है यहाँ पर ज़्यादा। अब क्यों पानी होता है, क्योंकि ये यहाँ से लीक आउट करता है और ऊपर से नीचे से ट्रैवल करके आ रहा होता है, ठीक है। अब ये पानी कहाँ से आया उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। हमने यहाँ पर एक सेल को जूम इन करके देख लिया सारा। अब उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर बेसिकली कि जो पोटेशियम है वो तो अंदर ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर ल्यूमेन में। अब ये पोटेशियम ज़्यादा है तो यहाँ से पानी के साथ साथ ना और भी सोल्यूट्स आ रहे थे, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब भी आ रहा था। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को देख के रिपेल कर जाते हैं। तो जैसे कि ये पॉजिटिव इन्होंने देखा कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो ये इन बिटवीन द सेल्स स्पेस ढूंढा, इन्होंने अपने चैनल्स ढूंढे और अपना स्पेस ढूंढा और इसमें से लीक करने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम भी ज़्यादा हो गया इंटरस्टिशियम में, मैग्नीशियम भी ज़्यादा हो गया, मतलब वो भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो भी एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं यूरिन के अंदर और ना वो ल्यूमेन में जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर ज़्यादा था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है अभी हमें। और हमने एक और चीज़ सीखी थी कि यहाँ पर सोडियम भी बाहर निकल रहा था क्योंकि सोडियम पोटेशियम ATPase की वजह से, और यहाँ पर क्लोराइड का भी चैनल था। तो अब ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारे इंटरस्टिशियम में, इतने सारे सॉल्यूट्स हो गए। तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, या फिर मतलब ऐसे समझ लो कि हाँ एक ब्लड वेसल है जिसके थ्रू ये रीएब्जॉर्ब होंगे और हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे। अगर ये ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा जा रहा है, क्लोराइड ज़्यादा जा रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो वहाँ पर इनके लेवल्स बढ़ जाएंगे, है ना।
तो वहाँ पर उनके लेवल राइज हो जाएंगे। इसीलिए जब सोडियम, पानी ये सारे जाते हैं और सॉल्यूट्स ज़्यादा जाते हैं तो ये पेशेंट्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करा सकते हैं, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल केसेस के अंदर। अब क्या हुआ, एक और चीज़ समझने वाली है कि इतने ज़्यादा सॉल्यूट्स यहाँ पर थे, दिस इज़ इंटरस्टिशियम, राइट, ये हमारा इंटरस्टिशियम है और ये हमारा ल्यूमिनल पार्ट है। तो जब इंटरस्टिशियम के अंदर इतने ज़्यादा सॉल्यूट्स हुए तो हमें एक चीज़ हमेशा से पता है कि हम वाटर है दैट लव्स टू फ्लो फ्रॉम लो सॉल्ट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, है ना। तो इसी वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर जो वाटर लीक करने लग जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर, है ना। और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ वाटर इम्परमिएबल, मतलब ये पानी को पास नहीं करने देता है और यहाँ से ये वाटर लीक करने लग जाता है। क्यों ये लीक कर रहा है, क्योंकि हमको उसका अब रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि इंटरस्टिशियम में इतना ज़्यादा सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं जनरल अब तक का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रही हूँ, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो ये सारी हो रही है, ठीक है। अब हम जब इसको हैम्पर करेंगे तो अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट नाउ लूप डायूरेटिक्स के बारे में। लूप डायूरेटिक्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स होते हैं ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग इज़ फ्यूरेसेमाइड, ठीक है। तो पहला ड्रग है फ्यूरेसेमाइड। सेकेंड ड्रग इज़ ब्यूमेटेनाइड, ठीक है, ब्यूमेटेनाइड इज सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग। जो थर्ड है हमारा वो है टॉर्सीमाइड एंड द फोर्थ ड्रग इज इथाक्रिनिक एसिड, ठीक है। तो बेसिक जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वो ये 4 ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन भी करने वाले हैं, विच इज़ फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सेमाइड, इथाक्रिनिक एसिड। ये 4 ड्रग्स हैं जो हम लूप डायूरेटिक्स के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड है ये सल्फोनामाइड मोइटी है इनके पास, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड मोइटी के साथ प्रेजेंट होते हैं और ऐसे ही टॉर्सेमाइड भी। बाकी सारे के सारे सल्फोनाइल यूरियाज की तरह बिहेव करते हैं, तो दीज हैव दोज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दिस एसिड वाला ग्रुप। जो ये एसिड वाला ग्रुप है ना, इट इज़ द फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम लूप डायूरेटिक्स पढ़ रहे हैं वो ये कि ये सारे के सारे जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं दीज आर हाईली एफिकेशियस डायूरेटिक्स। ये क्या होते हैं, हाईली एफिकेशियस, या फिर हम इनको बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाईली एफिकेशियस और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, समझ में आ रही है इतनी बात। क्यों बोला हमने इसको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिकेसी होती है ना। मतलब ऐसे समझो, हाई सीलिंग का क्या मतलब होता है, सीलिंग मतलब छत, तो जिसकी छत ऊंची हो, छत ऊंची हो मतलब कि तुम उसका डोज बढ़ाते जाओगे और उसका इफेक्ट ज़्यादा आता जाएगा। तो मतलब ज़्यादा एफिकेशियस हैं कि तुम उनकी थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाते रहो और उनका इफेक्ट ज़्यादा देखने में मिलता रहेगा। तो हमें प्रोटोटाइप ड्रग्स भी मिल गए, फ्यूरेसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ये सारी बात भी हमें पता लगी। अब हमने बेसिक मैकेनिज्म भी जान लिया। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं कि जब लूप डायूरेटिक्स एक्ट करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिर हम जानेंगे कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा डिस्कशन है वो इस चीज़ पे आ गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था। ये वाला जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इसके बारे में बात हो रही थी। इस थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक सेल था और ये NKCC वाला ट्रांसपोर्टर था, है ना। अब हमने क्या किया कि दीज लूप डायूरेटिक्स व्हाट दे विल डू, दीज इनहिबिट NKCC चैनल। सो व्हाट दे डू इज, बेसिक जो इनका फंक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन इज दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल। अब उसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अब उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ेगा कि ये वापस से हमने ल्यूमेन बनाया, ये उसका सेल था। अब यहाँ पर जो सारे एक्शंस हो रहे थे, मतलब यहाँ से सोडियम बाहर निकल गया था, यहाँ पर क्लोराइड बाहर आ गया था, क्लोराइड चैनल के थ्रू लीक हो गया था कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे यहाँ पर, है ना। इसकी वजह से 3 चीज़ें अंदर आई थी, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, उनका अलग अलग जगह पे। अब क्लोराइड यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, एक्सेस हो गया था, है ना। तो अब क्या हुआ कि हमने इसी चैनल को ब्लॉक कर दिया। समझ रहे हो क्या किया हमने।
अगर मैं इस चैनल को यहाँ पर इनहिबिट कर रही हूँ तो मतलब ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। जो ये सारा हो रहा था रीएब्जॉर्प्शन, अब वो सारा बंद हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव डन इज़ कि दिस विल एक्ट बाय डिक्रीजिंग द सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पर ये वाले रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि अब पोटेशियम भी ज़्यादा नहीं होएगा, क्योंकि सोडियम की वजह से ही पोटेशियम अंदर ज़्यादा आ रहा था। अब पोटेशियम ज़्यादा अंदर आएगा नहीं, तो इसलिए पोटेशियम लीक आउट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोराइड भी नहीं कुछ काम करेगा। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम थे वो भी अब ल्यूमेन के अंदर रहेंगे और ल्यूमेन में से पास हो जाएंगे, और जो ये सोडियम था ये भी यहीं से पास हो जाएगा। तो अब क्या होगा, बेसिकली ये जो सारे आयंस हैं ये ल्यूमेन के थ्रू ही पास होंगे और कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर आयंस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड वेसल में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, राइट। अगर हमारे पास ये सारे आयंस जो इस ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहे हैं, इस ल्यूमेन के थ्रू ये यूरिन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। अब क्या ज़्यादा एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो आयंस हैं ये ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे, और साथ में सोडियम तो होगा ही और वाटर भी होगा, तभी तो डायूरेसिस होगा ना। डायूरेसिस का बेसिक मतलब ही डेफिनेशन यही है कि देयर इज़ मोर लीकेज ऑफ वाटर अलोंग विद द सोडियम। तो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी हम ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं ना, दे ऑल्सो हैव दिस वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्शन। ठीक है, तो हमारे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स थे, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, जो फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पे काम कर रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इन्होंने एक नई सी बात कर दी है कि जो सारे के सारे लूप डायूरेटिक्स होते हैं ना, इनके पास वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटरी एक्शन भी होता है, बट सिर्फ किसके अलावा? एथिक्रेनिक एसिड के अलावा। तो जो एसिड वाला ड्रग है हमारा, उसके पास ये वाला एक्शन होता है, बट बाकियों के पास होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, वहाँ पर हमारा बहुत सारी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, यूरिक एसिड्स का, है ना। अब वो अगर हैम्पर होता है माइल्ड लेवल पे भी, तो क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ जाएगा, है ना। अब ये वाले जो हैम्पर हुआ है पूरा मैकेनिज्म, तो लूप डायूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इट कॉजेज़ द हाइपरग्लाइसीमिया एंड इट ऑल्सो कॉजेज़ द हाइपरयूरिसीमिया। ठीक है, तो मतलब ये टेंडेंसी इंक्रीज़ करा देती है पेशेंट के अंदर गाउट होने की। समझ में आ रही है इतनी सी बात? मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस नहीं है, बट ये इंट्रैक्शंस हैं जो तुम्हें थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कि अगर हमने एनसेड साथ में दिया है लूप डायूरेटिक्स का, तो जो लूप डायूरेटिक्स विद एनसेड्स, उनकी वजह से क्या होगा, उसका एक्शन कम हो जाएगा। जो लूप डायूरेटिक्स है उनका एक्शंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। तो अब हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, तो अब हम यूजेस ऑफ लूप डायूरेटिक्स देख लेते हैं कि यूजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट यूज़ ऑफ लूप डायूरेटिक्स इज़ कि इट कैन बी यूज्ड इन द कंडीशंस जहाँ पे भी एडिमा हो, राइट। दैट इज़ वेरी बेसिक कि जहाँ एडिमा होता है वहाँ पर हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। क्यों उनका काम ही यही है कि वो वाटर या फिर एडिमा को ख़त्म करते हैं, कि वाटर का एक्सक्रीशन कराते हैं सोडियम के साथ में। दूसरा, हम किन कंडीशंस में दे सकते हैं, हम इनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर दे सकते हैं। तो हमने किस में दिया कि सेरिब्रल एडिमा में दे दिया, पल्मोनरी एडिमा में दे दिया, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर दे सकते हैं। माइल्ड केसेस के अंदर हम बीपी लोअरिंग एजेंट हाइपरटेंशन के नाम पे भी इनको दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम कहाँ दे सकते हैं इनको? हम दे सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया हो, जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम का लेवल है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम को क्या करेगा, ये एक्सक्रीट कराने में हेल्प करेगा। अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, इसको ऐसे निमोनिक की तरह याद कर लेते हैं कि लूप लूजेस कैल्शियम। तो लूप क्या करता है, कैल्शियम को लूज़ करता है। वो अभी हमने सीखा कैसे इसने लूज़ किया, राइट। अगर नहीं पता लगा तो हम दोबारा से इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये थिक असेंडिंग वाला था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ
यहाँ पर नॉर्मली कैल्शियम और मैग्नीशियम रीएब्जॉर्ब होते थे जब पोटेशियम का लेवल यहाँ पर ज़्यादा था। पोटेशियम का लेवल यहाँ पर ज़्यादा नहीं है तो ये ल्यूमेन के थ्रू ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये एक्सक्रीट होंगे। अगर ये एक्सक्रीट यहाँ से ज़्यादा होंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर निकल रहे हैं, साथ में पोटेशियम भी बाहर निकल रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, है ना। तो ऑल दीज ड्रग्स विच कॉजेज़, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ में हम देख लेते हैं। व्हाट ऑल दिस कॉजेज़ द हाइपोकैलीमिया, है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो गया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, तो ये सारी चीज़ें कि मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया, कैल्शियम का लेवल कम हो गया, पोटेशियम का लेवल कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये लूप डायूरेटिक्स है ना, ये ऑटोटॉक्सिसिटी करा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट इज इट कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी। अब क्यों करा सकते हैं, किसके साथ करा सकते हैं? एक तो ये चीज़ याद रखो, ये सल्फोनामाइड मोइटी है ना, या सल्फोनाइल यूरियाज़ वाली मोइटी है, सल्फोनामाइड मोइटी है इनके पास। और दूसरी चीज़ ये याद रखो कि अगर तुम इनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लाइक ड्रग के साथ देते हो तो जिनको ऑलरेडी साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोटॉक्सिसिटी है तो ये इंक्रीज़ लेवल पे ऑटोटॉक्सिसिटी करा देंगे पेशेंट्स के अंदर। दूसरी चीज़ हमने ये सीख ली थी कि ये क्या करा रहे थे, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे थे, या फिर ये करा रहे थे हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहे थे और ये गाउट करा रहे थे पेशेंट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। तो पेशेंट आपके पास क्या सारे फीचर्स लेके आएगा कि डेफनेस हो रही है, वर्टाइगो हो गया, हियरिंग लॉस, टिनिटस, अगर ये सारे कंडीशंस लेके आते हैं तो सबसे पहले तो ये कंडीशन क्यों देखी जाएगी कि अगर आप ज़्यादा उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन देते हो या फिर उसको किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के साथ देते हो, जैसे अभी हमने बोला था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हो। अगर हमें ये टॉक्सिसिटी अवॉइड करानी है तो जैसे फ्यूरिसेमाइड है, उसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन होता है कि कितने टाइम पे कितना देना चाहिए, तो इट शुडेंट इंक्रीज़, जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो फ्यूरिसेमाइड का, इट शुडेंट इंक्रीज़ मोर देन 4 mg/min, राइट। तो हमें कुछ ऐसी बातें भी पता होनी चाहिए कि हमें ऑटोटॉक्सिसिटी कैसे प्रिवेंट करनी है। ये तो हमें पता लग गया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको ठीक भी तो करना है ना। अब कुछ और भी ऐसे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी, स्किन रैशेज़ हो जाएंगी, या फिर बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा, बट दीज आर नॉट वेरी सीरियस और सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने ऊपर डिस्कस सारे कर लिए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमें याद रखने हैं, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिस पे, ठीक है। तो बाकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो ऑल एंड एवरी ड्रग कैन कॉज, राइट। यहाँ से ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, इधर तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बट इधर क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सोडियम पोटेशियम यहाँ से ज़्यादा एक्सक्रीट होएंगी, मतलब जो यूरिन के अंदर है ना, वो प्रोटॉन्स का लेवल भी ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है तो प्रोटॉन क्या होता है, हम एसिड मानते हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या हो गया, देयर विल बी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हाइपोकैलिमिक एल्केलोसिस डेवलप हो जाएगा, तो पेशेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, एल्केलोसिस डेवलप हो सकता है। तो दिस कैन बी ऑल्सो साइड इफ़ेक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं तुम लोगों से कि और कोई साइड इफ़ेक्ट बताओ। और कोई साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि अगर हम एल्डरली पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लूप डायूरेटिक्स देते रहते हैं तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से। तो अगर हम ये सोचते हैं कि क्या हो सकता है, एक तो ये चीज़ याद रखो कि हमने बोला था कि हमारा जो कैल्शियम है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, हाइपरकैल्सीयूरिया करा रहा है, तभी हम इसको हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट्स में दे रहे हैं ताकि वो यूरिन में निकाल दें, है ना। अगर ये हो रहा है कि कैल्शियम ही ज़्यादा निकाल रहा है तो जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके अंदर कैल्शियम का लॉस होना अच्छी बात नहीं है, तो उसकी वजह से दे विल डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये भी तुमसे कभी पूछ सकते हैं कि लूप डायूरेटिक्स इफ़ गिवन लॉन्ग टर्म इन एल्डरली पेशेंट्स व्हाट दे कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली ओवरऑल। सो बाय फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लूप डायूरेटिक्स। हमने बेसिक पढ़ लिए, फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, फिर हमने देख लिया कि उसके यूजेस क्या होते हैं, फिर हमने अब साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए और हमने उसके इंट्रैक्शंस भी देख ली। अब हमारे पास जो अलग से चीज़ बची है वो ये है कि हम जो भी ड्रग्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। जो भी ये प्रोटोटाइप ड्रग्स थी इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यूरिसेमाइड। अगर मैं फ्यूरिसेमाइड जो एक फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है इसके बारे में बात
बात करती हूँ तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये फ्यूरोसेमाइड ड्रग होता है इसके पास वेज़ोडाइलेटरी एक्शन होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि इट हैज़ वेज़ोडाइलेटरी एक्शन। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जो हम ब्यूमेटेनाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ब्यूमेटेनाइड है इट इज़ द मोस्ट पोटेंट नाइड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पोटेंसी वाला ड्रग है। हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं, बी को स्मॉल बी बनाओ और वो पी का उल्टा होता है, या फिर बीपी लोअरिंग एजेंट्स के हिसाब से बीपी, बट दीज आर नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द बीपी लोअरिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग इज़ हमारा टॉर्सेमाइड। अगर हम टॉर्सेमाइड के बारे में बात करें, टॉर्सेमाइड के बारे में बात करें तो जो टॉर्सेमाइड है इट हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, ठीक है। जो ये टाइम है इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग लूप डायूरेटिक। लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर कोई लूप डायूरेटिक है विच इज़ टॉर्सेमाइड। तो ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमें याद रखने हैं, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सेमाइड। तो जो नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारा इथेक्रेनिक एसिड, है ना। अब ये सबसे अलग है क्योंकि ये एसिडिक, मतलब इसके पास मोइटी है, हमारे पास डिफरेंट मोइटी है। तो इसमें सबसे स्पेशल पॉइंट क्या ये रहेगा कि इट इज़ हाईली ऑटोटॉक्सिक। तो ये सबसे ज़्यादा सारी क्लास ऑफ ड्रग्स में से ये सबसे ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक है, तो कंपैरेटिवली कम यूज़ किया जाता है आजकल। इसके अलावा ना और भी ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग है विच इज़ कॉल्ड एज द मिल्सिलाइल। अब ये भी बिल्कुल आउटडेटेड ड्रग है, इसको भी आजकल कोई भी नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ये ऑर्गेनो मर्क्यूरियम कंपाउंड से बना था, बट ये किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा कराता था तो इसलिए बैन कर दिया गया ड्रग, तो ये भी नहीं यूज़ किया जाता। तो दीज आर ऑल द ड्रग्स जो हमें पता होने चाहिए जो लूप डायूरेटिक्स के अंदर हैं, राइट। I think so we have completed all the aspects of loop diuretics and this was all for today's lecture। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे को पता था मैंने समझाने की कोशिश करी है। इफ़ तुमको लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अगर तुमको लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो यू नो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और एनीबडी हु वांट्स टू लर्न फार्माकोलॉजी। यू नो अभी के लिए हम थोड़ा कम टाइम स्पेयर कर पा रहे हैं, बट लेट्स स्प्रेड दिस चैनल एंड लेट्स ग्रो एज अ कम्युनिटी so that we can help each other out। and सब्सक्राइब करना मत भूलना। stay at your home, be safe, bye bye।